हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बीएससी थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स का हमने कुछ पार्ट कर लिया है और जो सेकंड यूनिट है उसमें हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात की थी। आज हम उसके क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चैप्टर देख लेना आप अपनी बुक में कौन सा चैप्टर है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम देखते हैं इसको। तो ये हाइजेनबर्ग ने दिया था 1927 में दिया था। एक्चुअल में ये एराइज हुआ था कहाँ से, जो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ी थी, यानी कि मैटर वेव पढ़ा था, उससे ही एराइज हुआ था। उन्होंने बताया था कि अगर किसी पार्टिकल के साथ कोई वेव एसोसिएटेड है या हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है तो उसके साथ ही उसमें एक अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। किसमें? उसकी मेजरमेंट में। किन के मेजरमेंट में? संयुग्मी क्वांटिटीज़ होती हैं उनके मेजर। इन सभी वर्डों को मैं अभी समझाऊंगा आपको कि संयुग्मी क्वांटिटी क्या होती हैं। आप पहले एक बार समझो कि हाइजेनबर्ग ने बताया था कि जैसे हम किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो अगर वो क्वांटिटी, किन्हीं दो क्वांटिटी का एक साथ मेजरमेंट करते हैं, अगर वो क्वांटिटी संयुग्मी हैं तो उनको यथार्थता से यानी 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। आप कितने भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स ले आइए, कितने भी अच्छी कोई भी डिवाइस ले लीजिए, आप उनको 100% एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, बशर्ते क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? संयुग्मी। ये जो अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी एराइज हो रही है उसका कारण यही है डी ब्रोगली प्रिंसिपल, यानी कि हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, हर एक वेव के साथ एक पार्टिकल एसोसिएटेड है। उसको जो वेव है उसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव। लेकिन अगर पार्टिकल बड़ा है, समझो बात को, अगर पार्टिकल क्या है आपका, बड़ा है, तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये ज़्यादा अपना रूप शो नहीं करेगा या अपना जो प्रभाव है उसको ज़्यादा नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर वेव यानी पार्टिकल छोटा है और उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड आ रही है वो कुछ ऑर्डर की है, यानी कि मेजरेबल है। मेजरेबल मतलब हम जानते हैं, हम 10⁻⁻15 यानी फर्मी तक हम मेजर कर सकते हैं, वो वेवलेंथ है। तो अगर आपके साथ जो वेव एसोसिएटेड, आपने कोई पार्टिकल लिया और आप उस पार्टिकल का कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हो, एनर्जी मेजर कर रहे हो या संवेग या पोजीशन कुछ भी मेजर कर रहे हो, तो वो पार्टिकल है और अगर उसके साथ वेव आ रही है, इस ऑर्डर तक आ रही है, 10⁻⁻15 ऑर्डर तक आ रही है ना, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है अपना रूप दिखाएगा, समझ रहे हो बात को। और अगर इससे ऊपर जा रही है या 10⁻⁻35 और ऐसे कुछ आ रही है तो वो इतना मतलब इतना प्रभावशाली नहीं होगा, इतना इसको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम जानते हैं कि लैम्बडा बराबर क्या होता है, लैम्बडा बराबर h/p और p बराबर होता है mv। अगर पार्टिकल का द्रव्यमान ज़्यादा है, अगर पार्टिकल का द्रव्यमान क्या है, m द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान पार्टिकल का ज़्यादा है तो लैम्बडा क्या होगा, कम होगा। समझो, अगर पार्टिकल का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है, तो लैम्बडा क्या होगा, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, यानी कि लैम्बडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अगर द्रव्यमान ज़्यादा तो लैम्बडा कम। कम कितना? 10⁻⁻35 या 10⁻⁻42, इस टाइप से इसको कम बोलते हैं। इसको मत समझना आप कम, 10⁻⁻5 और 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 कम है 10⁻5 से, क्योंकि माइनस में। तो अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा उसकी तरंगदैर्घ्य घटती जाएगी। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, है ना, जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे उनके साथ जो वेव आएगी वो क्या आएगी, एक बहुत छोटी वेव आएगी, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य उसकी बहुत कम आएगी। तो जो बड़े पार्टिकल हैं उन पर ये इससे अगर कम ज़्यादा आ गई या 10⁻⁻15 से कम आई, उधर की साइड आई माइनस में,
तो क्या होगा, ये अपन को ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखना है या इसका जस्टिफिकेशन देखना है तो आपको पार्टिकल का द्रव्यमान क्या करना पड़ेगा, m कम कर दो। जब ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। तो ये जो आपको हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखने को मिलेगा। द्रव्यमान कम या जो उसकी रेडियस है, पार्टिकल बहुत छोटा होना चाहिए। अगर आप किसी पार्टिकल की बात कर रहे हो तो पार्टिकल का द्रव्यमान बहुत कम, यानी कि उसकी रेडियस बहुत क्या होनी चाहिए, कम। और रेडियस कम का मतलब है आप एटॉमिक लेवल पर बात करो 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉम लेवल पर बात करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की रेडियस होती है ना, आप जानते हो एवरेज रेडियस इलेक्ट्रॉन की होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो अगर आप इस लेवल पर बात कर रहे हो, एंगस्ट्रॉम लेवल पर बात कर रहे हो, तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस लेवल पर बात नहीं कर रहे हो, मीटर, किलोमीटर, जैसे आप अर्थ की बात करो, आप सोचो कि अर्थ का मेरे को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य देखनी है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखना है, तो नहीं मिलेगा। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, तो नहीं मिलेगा आपको देखने को। 1 किलोग्राम का पार्टिकल है ना, उसकी रेडियस मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, वो नहीं देखने को मिलेगा। आपको इस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लेवल पे कैसा है, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, तो अगर इनकी बात करोगे तो आपको हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखने को मिलेगा। समझ में आई बात। तो ये तो आपको समझने हैं, ये तो मैंने आपको समझाया कि कहाँ तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहाँ तो देखने को मिलेगा या कहाँ तो एप्लीकेबल है और कहाँ नहीं है। अगर अपन माइक्रो लेवल पर यानी एटॉमिक लेवल पर पहुँच जाएंगे, बहुत छोटे सूक्ष्म कण, अगर अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म लेवल पर यानी माइक्रो लेवल पर। सूक्ष्म कणों के लिए हाइजेनबर्ग सिद्धांत है और बृहद कणों के लिए हाइजेनबर्ग सिद्धांत नहीं है। होता सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि बृहद कणों के लिए नहीं होता, लेकिन उस लेवल पर हम बृहद कणों के लिए बात करेंगे तो उस लेवल पर हमको देखने को नहीं मिलेगा, होगा जरूर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत है क्या, ठीक है। तो मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत ये है कि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि पार्टिकल की ड्यूअल नेचर होती है, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, दोहरी प्रकृति या द्वैत प्रकृति बोल सकते हो आप, द्वैत प्रकृति किसकी, कण की, कण की द्वैत प्रकृति, यानी कि कण पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। और यही तो है हाइजेनबर्ग, उसका क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है, एवरी पार्टिकल मूविंग होना चाहिए, लेकिन पार्टिकल कैसा, मूविंग। एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव एंड एवरी वेव इज एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल। हर किसी गतिशील कण के साथ एक तरंग एसोसिएटेड होती है और हर एक तरंग के साथ एक पार्टिकल एसोसिएट होता है या संबद्ध होता है। इसी को डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं। और जो वेव एसोसिएटेड होती है उस वेव को बोलते हैं डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव, ठीक है। इस द्वैत प्रकृति के कारण ही वहाँ पर अनिश्चितता आ जाती है, किसमें, संयुग्मी क्वांटिटी में। अब संयुग्मी क्वांटिटी क्या होती है देखना, अभी मैं बताऊंगा संयुग्मी क्वांटिटी क्या होती है। पहले आप याद करो कि x और यानी दूरी x और px, मोमेंट, अगर मोमेंटम का x कंपोनेंट लें और दूरी का x कंपोनेंट x और मोमेंटम का भी x, तो ये क्या है, दोनों संयुग्मी क्वांटिटी है। अभी अब क्वांटम मैकेनिक्स को जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे इनका सब कुछ का डिटेल डिस्कशन आता जाएगा। x px क्यों ही क्वांटिटी है ना, क्योंकि इनका जो कॉम्यूटेटर निकालेंगे वो जीरो आएगा, सॉरी नॉन जीरो आएगा, IH क्रॉस आएगा। तो अगर इनका कॉम्यूटेटर नॉन जीरो आ जाता है तो वो संयुग्मी है और जीरो आ गया तो असंयुग्मी है। तो जब अगर हम किसी पार्टिकल, मान लो कोई कण है, माना कोई कण
एक्स दिशा में गति कर रहा है। अब कोई कण है एक्स दिशा में गति कर रहा है। अब उस कण की आपको दो बिंदुओं की, जैसे मान लो इस टाइप से कोई कण जा रहा है, पहले कण यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया है और यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है, यानी कि दूरी में विस्थापन कैलकुलेट करना है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, इस वेक्टर में ये दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर, समझ रहे हो बात को। तो ये दूरी विस्थापन, ये हो गया आपका डेल्टा एक्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो किसी कण की, अगर कोई कण एक्स दिशा में गति कर रहा है तो उस कण के साथ वेव भी एसोसिएटेड होगी, उस कण के साथ पार्टिकल भी हो सकता है वो। तो अगर उस कण की स्थिति में विस्थापन, अगर कण की स्थिति में विस्थापन डेल्टा एक्स है, एक्स दिशा में गति कर रहा है, एक्स में गति कर रहा है तो विस्थापन भी एक्स में आएगा। अगर कोई कण एक्स दिशा में गति कर रहा है तो अगर उस कण की स्थिति में विस्थापन डेल्टा एक्स है तो तथा लिखो, तथा उसके संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स। अगर कण का विस्थापन डेल्टा एक्स है, या कण की स्थिति में भी अनिश्चितता लिख सकते हो। यदि उस कण की स्थिति में विस्थापन या अनिश्चितता लिख लो, कोई बात नहीं, अनिश्चितता की बात कर रहे हैं तो अगर कण की स्थिति में अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी एक्स है, कण यहाँ भी हो सकता है, कण यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि कण की दो रूप हैं। कण के दो रूप हैं, कण पार्टिकल भी हो सकता है, कण वेव भी हो सकता है। तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता, यानी कण यहाँ है या यहाँ है, क्योंकि वेव है ना, वेव तो पूरी इस टाइप से होगी ना, कण यहाँ है कि यहाँ है कोई पता नहीं है। तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी है, डेल्टा एक्स, तथा उस कण के संवेग में अनिश्चितता कितनी है, डेल्टा पी एक्स है। तो डेल्टा एक्स और इंटू डेल्टा पी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस वाई 2, दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये तो अपन ने गणित रूप में लिखा है, इसको फिजिकली समझो क्या है। अगर हम किसी कण की स्थिति में विस्थापन, अगर किसी कण की स्थिति में विस्थापन डेल्टा एक्स है, किसी कण की मोमेंटम में जो अंतर है डेल्टा पी एक्स है, तो इन दोनों का गुणनफल सदैव क्या होगा, एच क्रॉस वाई 2 से ज़्यादा होगा। मिनिमम कितना हो सकता है, एच क्रॉस वाई 2। अर्थात किसी भी कण की स्थिति और संवेग को एक साथ पूरी एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते, ये जीरो नहीं हो सकता। किसी कण की जीरो होने का मतलब क्या है, या तो ये जीरो या ये जीरो। अगर ये जीरो है तो ये इनफाइनाइट होगा, ये नियत आएगा। अगर ये जीरो है तो ये इनफाइनाइट होगा। समझ रहे हो बात को। यानी कि किसी कण की, कोई कण एक्स दिशा में गति कर रहा है तो कण की स्थिति और संवेग को एक साथ पूर्ण यथार्थता यानी कि फुल सर्टेनिटी के साथ मेजर नहीं कर सकते। उन दोनों के अनिश्चितताओं में, उन दोनों की अनिश्चितताओं का गुणनफल एक मिनिमम क्वांटिटी से सदैव अधिक होता है, उसको बोलते हैं एच क्रॉस वाई 2 से अधिक ही होगा, कम नहीं हो सकता। दोबारा समझो, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि जब कोई कण एक्स दिशा में गति कर रहा है, यदि कोई कण एक्स दिशा में गति कर रहा है तो कण की स्थिति और संवेग को एक साथ पूर्ण यथार्थता से मेजर नहीं कर सकते। यही क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस कण के दो रूप होते हैं,
द्वैत प्रकृति, प्रकाश या पार्टिकल की द्वैत प्रकृति के कारण, पार्टिकल है या वेव है, उसके कारण उसमें मिनिमम अनिश्चितता रहती है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप सोच रहे होगे सर आपने एक्स और पी एक्स ही क्यों लिया, और कोई क्वांटिटी क्यों नहीं ली, यहाँ पे एनर्जी क्यों नहीं ली? क्यों नहीं ली? क्योंकि ये जो दोनों क्वांटिटी ना एक्स और पी एक्स, ये संयुग्मी क्वांटिटी हैं। संयुग्मी क्वांटिटी क्या होती हैं हम आगे बताएंगे, लेकिन संयुग्मी क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं, आपको बता देता हूँ मैं कि अगर इनका कॉम्यूटेटर निकालें एक्स और पी एक्स का, कॉम्यूटेटर को इस टाइप से बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। एक्स और पी एक्स का कॉम्यूटेटर निकालते हैं तो क्या आता है, नॉन जीरो, और इसका मान आता है आई एच क्रॉस। तो अगर ये जीरो आ गया तो संयुग्मी नहीं है, और अगर ये नॉन जीरो आया तो ये संयुग्मी है। तो हर एक क्वांटिटी का हम कॉम्यूटेटर निकालेंगे फिजिक्स में कि ये क्वांटिटी में कौन कौन सी क्वांटिटी संयुग्मी है या नहीं है। किन दोनों क्वांटिटी को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर आप किसी कण की स्थिति के साथ अगर उसकी एनर्जी मेजर कर रहे हो तो आप 100% कर सकते हो, लेकिन अगर कण की स्थिति के साथ कण का संवेग मेजर कर रहे हो एक ही टाइम पर, एक ही समय, एक ही क्षण, तो आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी संयुग्मी क्वांटिटी हैं। समझ में आई बात? तो किन्हीं भी दो संयुग्मी क्वांटिटी को एक साथ पूर्ण यथार्थता से किसी एक ही क्षण पर मेजर नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, तो उन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल एक निश्चित क्वांटिटी, उसका नाम है h क्रॉस बाई 2 से सदैव अधिक होता है। इसे ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। अपनी कॉपियों में छाप लो, लिख लो, कुछ भी करना है जो करो। समझ में आई बात? तो ये मैं अब ऐसे 2-3 क्वांटिटी बताऊंगा, कौन कौन सी संयुग्मी क्वांटिटी हैं, हम उनको लिखेंगे। तो इसको आप एक बार नोट करो। और हाँ, एक बात और याद रखना कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, कभी कोई पूछ ले कि ये अनिश्चितता किस कारण आ रही है, तो ये कारण, ये वो अपने मेजरमेंट या हमारे इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट के कारण नहीं आ रही, हमारी खुद के कारण नहीं आ रही। ये नेचुरल है, ये नेचर का लॉ है। समझ में बात? ये क्या है? नेचुरल है, यानी कि नैसर्गिक बोलते हैं हिंदी में जिसको, नैसर्गिक यानी नेचुरल है। ये अपने आप ही आनी है। आप कितना भी अच्छी तरीके से मेजर कर लो, आप कितने भी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स ले आओ मेजर करने के लिए कि ये वाला मान लो मेरे को t बराबर 5 सेकंड पे, मेरे को किसी t बराबर 5 सेकंड पे किसी कण का की स्थिति भी निकालनी है, मेरे को उसी समय कण का संवेग भी निकालना, कंप्लीट एकदम 100% एक्यूरेट यही है, तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको बाध्य करता है, रोकता है कि आप इनको मेजर नहीं कर सकते। ये नेचर का लॉ है, ये नेचुरल लॉ है। ये अपने मेजरमेंट या ये इस वजह से नहीं आ रहा कि हमारे सब हो सकता है हमने मेजर करते टाइम हमसे कोई गलती हो गई हो, है ना, या थोड़ा बहुत तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में कमी हो, उसके कारण नहीं है। उसका लीस्ट काउंट के कारण या लिस्ट काउंट कुछ और हो, उसके कारण नहीं है। ये उसका क्या है? उसका नेचर का लॉ है, उसमें नेचुरल है। समझ में आई बात? तो आपसे कभी कभार एग्जामिनर पूछ ले कि ये अनसर्टेनिटी आती है क्या, हमारे मेजरमेंट के कारण आती है क्या, तो ये बिल्कुल मेजरमेंट के कारण नहीं आती। ये नैसर्गिक है, यानी कि नेचुरल है, ये अपने आप आएगी, ये नेचर का लॉ है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नेचर का लॉ है, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लो। अब मैं बताऊं आपको कि ये तो आप x की बात करी, अगर आप कण अगर आपका y दिशा में गति कर रहा है तो ये सेम टू सेम, हाँ ऐसे हो सकता है कि अगर कण x दिशा में गति कर रहा है और आप मोमेंटम y एक्सिस में मेजर कर रहे हो तो आप 100% मेजर कर सकते हो भाई। अगर कण x में गति कर रहा है और मोमेंटम y में मेजर कर रहे हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आपको नहीं रोकेगा। लेकिन अगर कण x में गति कर रहा है और आप मोमेंटम भी x में ही कैलकुलेट कर रहे हो तो नहीं कर सकते आप। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आपको ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। अगर कण y में गति कर रहा है और आप मोमेंटम भी y में मेजर कर रहे हो तो फिर भी रोकेगा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, क्योंकि y और py दोनों ही क्या हैं? अगर ऐसे x और px है, ऐसी y और py संयुग्मी क्वांटिटी हैं। ठीक है,
तो अगर कोई कण एक्स, ये आपने लिख लिया होगा, ऐसे ही मैं अगर इसको वाई के लिए लिखूं तो ये इस टाइप से हो जाएगा कि अगर कोई कण वाई दिशा में गति कर रहा है, अगर उस कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा वाई है और संवेग में अनिश्चितता पी डेल्टा वाई है, तो आपका रूल बन जाएगा डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस वाई 2। एच क्रॉस का है, एच क्रॉस है प्लैंक कांस्टेंट, है ना, प्लैंक कांस्टेंट। एच क्रॉस को लिखते हैं हम एच अपॉन 2 पाई। एच पढ़ा होगा आपने सभी ने। आप सोच रहे होंगे सर ये एच क्रॉस क्या है? एच क्रॉस कुछ नहीं है, एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई, एच का मान होगा 6.62 इसके बाद माइनस के 34 और पाई वगैरह का मान लगाओ तो ये निकल के आएगा आपका 1.054 इंटू 10 टू की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई कण जेड में गति कर रहा है, अगर कोई कण जेड में गति कर रहा है और मोमेंटम वाई में मेजर कर रहे हो, कर सकते हो। अगर कण, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी वाई, तो ये जीरो होगा। क्या होगा? ये जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों संयुग्मी क्वांटिटी नहीं है। अगर आप डेल्टा वाई और डेल्टा पी एक्स लिखोगे तो भी जीरो होगा। ऐसे ही जेड के लिए लिखें हम तो डेल्टा जेड और डेल्टा पी जेड ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस वाई 2, तो ये तो आपके क्या हो गए? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत हो गया। किसका? विस्थापन और संवेग का, क्योंकि विस्थापन और संवेग क्या है? संयुग्मी क्वांटिटी है। ऐसे ही एनर्जी और टाइम, ऊर्जा और समय संयुग्मी क्वांटिटी हैं, हम इनको मेजर करेंगे। एनर्जी और टाइम का जब हम इसका वो निकालेंगे कम्यूटेटर, तो क्या आएगा? आई एच क्रॉस। तो एनर्जी और टाइम, तो ऐसे ही किसी कण की किसी भी क्षण, किसी कण का किसी भी क्षण समय में अनिश्चितता और ऊर्जा में अनिश्चितता को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही क्या है? दूसरा है आपका एनर्जी और टाइम का डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2। एनर्जी सदिश है या अदिश? अदिश। टाइम सदिश है या अदिश? अदिश। तो ये अदिश है, इसमें एक्स वाई नहीं होते, ये सदिश है, ये अदिश है। आप सोचो कि इसमें एक्स वाई लगा दो, नहीं, ये क्या है? अदिश राशि है भाई। तो किसी भी कण की किसी क्षण ऊर्जा में अनिश्चितता और समय में अनिश्चितता का गुणनफल सदैव एक मिनिमम क्वांटिटी से क्या होता है? अधिक होता है। उस मिनिमम क्वांटिटी का नाम है एच क्रॉस बाई 2। ऐसे ही थर्ड है, थर्ड क्या है? अगर मान लो ये तो आप रेखीय संवेग की बात कर रहे हैं, रेखीय संवेग, कण एक्स दिशा में गति कर रहा है, एक लीनियर है, रेखीय यानी कि लीनियर, एक्स या तो एक्स कहलाओगे या वाई कहलाओगे या जेड कहलाओगे। अगर कण का क्या हो? कोणीय संवेग हो डेल्टा थीटा, क्या हो? डेल्टा थीटा, तो क्या होगा? कोणीय संवेग का फॉर्मूला लगेगा। तो अगर कोई किसी कण का किसी क्षण कोणीय संवेग ऐसा लिखो, यदि किसी कण का, इसके लिए लिख लोगे आप ऐसे ही, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं थर्ड के लिए, यदि किसी कण का, यदि किसी कण का किसी क्षण, यदि किसी कण का किसी क्षण कोणीय, मैं कोई एक दिशा लेके चल सकता हूँ, ये एक्स वाई जेड तीनों के लिए होगा, मैं एक दिशा ले चलता हूँ, मैं लिख सकता हूँ किसी क्षण एक्स जेड दिशा में, जेड दिशा में कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, कोणीय विस्थापन को किससे लिखते हैं अपन? डेल्टा थीटा से, यानी कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा
जेड, जेड मतलब जेड दिशा कह दो, तथा कोणीय संवेग डेल्टा एल जेड है तो ये अनिश्चितता है, कोणीय संवेग अनिश्चितता भी लिख लो इसको, ये क्या है अनिश्चितता है भाई, और कोणीय विस्थापन या अनिश्चितता भी लिख लो यहाँ पे भी, सेम टू सेम बात है। हो तो डेल्टा थीटा जेड इंटू डेल्टा एल जेड, एल कोणीय संवेग को एल से डिनोट करते हैं, तो गो डेल्टा थीटा जेड डेल्टा एल जेड ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2। तो ये हैं आपके 3 नियम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के। पहला रेखीय संवेग और रेखीय विस्थापन, एनर्जी टाइम, कोणीय संवेग कोणीय विस्थापन। क्या है नियम? नियम यही है कि कण की द्वैत प्रकृति के कारण हम किसी भी क्षण पर कण की स्थिति और संवेग को पूर्ण यथार्थता से माप नहीं कर सकते। अर्थात कण की स्थिति में अनिश्चितता यदि डेल्टा एक्स है और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, तो इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल 0 नहीं होगा। इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल एक मिनिमम क्वांटिटी से अधिक होगा। उस मिनिमम क्वांटिटी का नाम है h क्रॉस बाई 2। h क्या है आपका? प्लैंक कांस्टेंट 6.62 की, इसको मान निकालेंगे तो 1.054 इंटू 10 टू की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, और ये अनिश्चितताओं का गुणनफल आता है ना, इस अनिश्चितताओं के गुणनफल को एक नाम बोला जाता है, इसका नाम है एक्शन। एक्शन यानी कि क्रिया। ठीक है, अनिश्चितताओं का गुणनफल को क्या बोलते हैं? एक्शन या क्रिया। एक्चुअल में है क्या ये कि जब हम किसी कण की, जैसे मान लो आप कण की स्थिति मेजर कर रहे हो, आप किसी कण की स्थिति मेजर कर रहे हो, तो आप किसी कण की स्थिति मेजर करने के लिए या तो आप अपने हाथ से मेजर करोगे, या हाथ से तो मेजर कर ही नहीं सकते क्योंकि माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं। तो आप जो सिस्टम लगाओगे ना मेजर करने के लिए, जैसे ही आपने उस कण के ऊपर सिस्टम लगाया, अप्लाई किया, कोई एक्शन किया उसके ऊपर, ऐसे ही एक्शन करते ही उसके संवेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। मानो पहले संवेग में कुछ और था, जैसे ही आपने उसकी मूवमेंट मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए, पोजीशन मेजर करने के लिए, जैसे ही आपने उसके ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया, कोई एक्शन की, ऐसे ही तुरंत ही उसका मोमेंटम परिवर्तित हो जाएगा। और या आपने मोमेंटम मेजर किया तो तुरंत ही मोमेंटम मेजर करने के लिए जैसे ही आपने उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगाया या मोमेंटम मेजर किया, एक्शन की उसके ऊपर, तो तुरंत ही उसकी क्या हो जाएगी? स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात या अगर आप इसको मेजर करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा और इसको मेजर करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। अर्थात इन दोनों का गुणनफल, अनिश्चितताओं का गुणनफल एक्शन होता है, क्रिया होता है। इसका मान h क्रॉस बाई 2 से ज़्यादा होता है, कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा h क्रॉस बाई 2 से। ठीक है, तो आज हमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है वो पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे, मैंने बताया था ना, एटॉमिक लेवल पर 10 टू की पावर -15 यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए अनिश्चितता सिद्धांत को हम देख सकते हैं। तो हम देखेंगे अनिश्चितता सिद्धांत, इसका जस्टिफिकेशन यानी कि औचित्य क्या है, क्या जस्टिफिकेशन है, वास्तव में होता है कि नहीं होता है, हम आवामी बात कर रहे हैं, तो हम इसको जस्टिफिकेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।